अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स, हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इससे पहले हमने पार्टनरशिप के अंदर देखा था कि जब पार्टनरशिप की फॉर्मेशन होती है तो किस तरीके से हम एंट्रीज़ को पास करते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरीके कार से करते हैं। एक हमारा बिगनिंग कैपिटल के ऊपर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और दूसरी हमारी एंडिंग कैपिटल के ऊपर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये बिगनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल क्या होता है? बिगनिंग कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी उस वक्त हमारा क्या कैपिटल था स्टार्ट के वक्त, ठीक है। फिर साल के दौरान कुछ हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या हम देखते हैं कि साल के आखिर में हमारे कैपिटल की नौयत जो है वो बदल चुकी होती है, तो वो चीज़ हमारी एंडिंग कैपिटल कहलाती है। तो अगर हमसे कहा जाए कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी भी एक केस में कह सकते हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम को पार्टनर्स के एंडिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग या फिर बिगनिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो वो केस किस तरीके से सॉल्व होता है वो हम आज अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 में देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने आपकी बुक से ली है। यहाँ पे मैं पेटी वाला बुक को फॉलो कर रही हूँ और इसके अंदर कहा जा रहा है YNMR पार्टनर्स द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1999 इज ₹30,000 shown in the profit and loss account as a credit. The capital accounts for the year ended December 31st 1999 are as follows. Y और M जो है दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने December 31st 1999 में ईयर एंड किया अपने बिजनेस का, और इसके अंदर इनको कुछ नेट इनकम हुई। वो नेट इनकम हुई थी ₹30,000 की, और ये नेट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ क्रेडिट शो कर रही है। जब भी इनकम क्रेडिट होती है इसका मतलब हमारे पास कुछ प्रॉफिट में आया है। अगर यहाँ पे एज अ डेबिट बैलेंस होता तो इसका मतलब हमने लॉस किया है ₹30,000 का। इसके बाद द कैपिटल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1999 आर एज फॉलोज। इसके बाद इसमें कुछ कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं दोनों पार्टनर्स के और December 31st 1999 के हिसाब से दिया हुआ है। कैपिटल वाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि January 1st को यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है ₹1,30,000 का। फिर इसके बाद जनवरी के बाद March 1st में इन्होंने कहा कि विड्रॉल किया था ₹20,000 का, यानी कि बैलेंस स्टार्ट में जो है January 1st, इसका मतलब ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। 1,30,000 से शुरू किया था, साल के दौरान में March 1st को विड्रॉ किया मनी कितना 20,000 का। फिर इसके बाद अगर साल के आखिर में देखा जाए December 31st, तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी ₹10,000 की, ठीक है। तो ये तो कैपिटल का वाई का कैपिटल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल एम की, इनके एम की कैपिटल में January 1st बैलेंस था हमारे पास ₹1,00,000। फिर इसके बाद साल के दौरान July 1st में विदड्रॉल किए अमाउंट ₹40,000। फिर November 1st में कुछ इन्वेस्टमेंट करी ₹20,000। अब मैं इस तरीके से क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि देखिए हमने सीक्वेंस में चल रहा है January 1st बैलेंस, फिर उसके जनवरी के बाद जुलाई आता है और जुलाई फिर लास्ट में हमारे पास नवंबर आता है। तो ये हमारे पास कैपिटल बैलेंस शो कर रहा है कि क्रेडिट साइड पे जब होता है तो इंक्रीज़ हो रहा है, और जब डेबिट साइड पे यानी कि विदड्रॉ जब करते हैं हम अमाउंट को तो वहाँ पे हमारा कैपिटल बैलेंस कम हो जाता है। फिर इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो दोबारा से हमारा कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास एम और वाई के कैपिटल्स दे दिए गए। अब मज़ीद इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? इन्होंने कहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम अंडर द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। कुछ केसेस दे दिए गए हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीक़ों से, एक साथ नहीं करना, ठीक है। सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें अगर केस 1 की बात की जाए तो केस 1 में कहा जा रहा है इनकम इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बिगनिंग कैपिटल। अब इनकम को डिवाइड करना है पहले केस के अंदर इन पार्टनर्स के बिगिनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अभी सिर्फ मैं सवाल पढ़ रही हूँ, इसको किस तरह से करेंगे सॉल्व, वो सब एक्सप्लेनेशन आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। फिर अगर केस 2 की बात की जाए तो केस 2 में कहा जा रहा है इनकम इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एंडिंग कैपिटल। इसको इन्होंने कहा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले बिगनिंग कैपिटल में डिवाइड करना है हमने, बिगनिंग कैपिटल के रेशियो में, दूसरे केस में एंडिंग कैपिटल के रेशियो में। थर्ड केस में कहा जा रहा है 6% प्रॉफिट ऑन एंडिंग कैपिटल, सैलरीज टू वाई ₹18,000 एंड एम ₹15,000, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड वाई 40% एंड एम 60%। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
केस 3 में कहा जा रहा है कि 6% प्रॉफिट देना है एंडिंग कैपिटल पे, ये एक काम करना है। दूसरा, सैलरीज देनी है वाई को और एम को। वाई को देनी है 18,000 और एम को देनी है 15,000। इसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है या लॉस बच जाता है तो वो हम डिवाइड करेंगे 40% और 60% के हिसाब से, यानी कि वाई को जो कुछ भी प्रॉफिट बचा सब कुछ देने दिलाने के बाद तो वाई को 40% दे देंगे और इसी तरीके से एम को 60% दे देंगे। अच्छा, इसके अंदर जहन में रखिएगा कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ है तब हमारे पास हम वैसे ही 40 और 60 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो 40 और 60% वहाँ पे दोनों की कैपिटल्स में से कम हो जाएंगे। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को हमने यहाँ पे सेम वैसे जैसे ऊपर करेंगे वैसे यहाँ पे इसको फॉलो करना है। मज़ीद इसके अंदर एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, इफ़ देयर इज़ नो मेथड इज़ गिवन इन द क्वेश्चन देन स्टूडेंट्स शुड यूज़ fixed capital method and adjust all transactions regarding distribution of net profit or loss with partners current account। जब हमारे पास कहीं पे भी कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई होती, जैसे आप केस 2 और केस 3 में देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन केस पेपर में आपके पास आता है और वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ होता, तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि वहाँ पे हमने फिक्स कैपिटल मेथड के ज़रिए एडजस्ट करना है सारी ट्रांजेक्शन्स को, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हम पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं, एक हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट बनाते हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट्स बनते हैं, तो लास्ट में आप जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वहाँ पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट था, ये आप लोगों ने अपनी जहन में अच्छी तरीके से बैठा के रखना है। ओके, इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए। यहाँ पे मैं सारे केसेस को सेपरेटली सॉल्व करूँगी, और केस 1 की बात की जाए तो केस 1 में कहा गया था इनकम इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बिगनिंग कैपिटल। ये मैंने यहाँ पे इस केस 1 को दोबारा से लिख लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बिगनिंग कैपिटल हमारा है कितना। जब हमें पता चल जाएगा तो फिर हम इसके बाद इसमें जो 30,000 हमारी इनकम हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हमने बना ली है, वाई एम और टोटल का कॉलम। बिगनिंग कैपिटल हमारे पास जो दिए हुए थे दोनों पार्टनर्स के, तो आपको अभी मैंने जब ये कैपिटल्स का हम चार्ट देख रहे थे तो यहाँ पे देखा था कि जनवरी 1 को दोनों के कैपिटल्स दिए हुए। जनवरी 1 को कैपिटल वाई जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,30,000। ठीक है, इसी तरीके से एम का जो कैपिटल दिया हुआ है उसका बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैंने बिगिनिंग कैपिटल के साथ कॉलम में वाई और एम दोनों का 130 और 1 लाख लिख दिया, और दोनों को अगर टोटल कर लें तो टोटल कंपनी का जो कैपिटल बना वो 2,30,000। अब सवाल में आपके इस केस के अंदर आपके कहा गया है कि इनकम को डिवाइड करना है बिगिनिंग कैपिटल के रेशो में। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई रेशो गिवन नहीं है, हमें इसका रेशो निकालना पड़ेगा। इसका रेशो निकालने के लिए एक सिंपल सी बात है, देखें टोटल जो होता है वो 100% होता है। अब इसके अंदर से हम देखेंगे 2,30,000 में से, जो कि 100% है कंपनी का, इसमें से 1,30,000 और 1 लाख ये किस हिसाब से जो है दोनों ने इन्वेस्टमेंट करी है, कितने % दोनों ने इन्वेस्टमेंट करी है। अब फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें आपने करना क्या है कि देखें आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की परसेंटेज वगैरह भी निकालते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से हमने करना है। यहाँ पे हमने जो हमारे पास ऑब्टेन अमाउंट होती है वो ऊपर लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाई का कैपिटल दिया हुआ है बिगनिंग कैपिटल वो दिया हुआ है 1,30,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2,30,000 से। और क्योंकि हमने रेशो मालूम करना है, परसेंटेज में मालूम करना है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो 1,30,000 डिवाइड बाई 2,30,000 मल्टीप्लाई बाई 100 आपके पास 56.5 समथिंग आएगा, और इसको राउंड कर लिया हमने तो बन गया हमारे पास 57%। सेम यही काम हम एम के कैपिटल के साथ करेंगे, और एम के कैपिटल के अंदर भी हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 2,30,000 से, और उसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 43.4 समथिंग। अब अगर देखा जाए इन दोनों को, यानी कि 43 को अगर मैं प्लस कर देती हूँ 57 के साथ, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 100%। ठीक है, इसका मतलब हमने सही डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए लिया। अब ये चीज़ तो हमारे पास आ गई, रेशो आ गया कि किस तरीके से हमने रेशो में डिवाइड करना है दोनों को। ठीक है, अब हम अगर देखें हमें सवाल में जो नेट इनकम दी हुई थी वो दी हुई थी 30,000 रुपीज़ की। 30,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे टोटल के कॉलम में लिखे। अब इन दोनों को हम रेशोज़ में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट 57% एंड 43%। 30,000 का 57% मालूम करेंगे। 30,000 का 57% मालूम करने का तरीका है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 57, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से।
तो आपके पास आ जाएगा 16,957। सेम इसी तरीके से 30,000 का 43% मालूम करेंगे और आंसर आ जाएगा 13,043। अब अगर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए तो ये दोनों बनते हैं हमारे 30,000 जो कि हमने अपने अदा कर दिए, माइनस कर दिया। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं कि कितना क्लेम किया दोनों का, कितना हिस्से में आया। तो y के हिस्से में 16,957 रुपीज़ आए और m के हिस्से में 13,043 रुपीज़ आए। अब अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो देखिए हमारे पास चेक करने का तरीकाकार यही होता है कि पहले हमने 30 में से 30 माइनस करें, निल हो गया। सेम इसी तरीके से अगर y का और m का जो प्रॉफिट उनको मिला है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे नेट इनकम के बराबर आना चाहिए और वो हमारे पास आ रहा है 30,000 का। तो ये तरीक़ाकार था हमारा कि जब हमें इनकम को डिवाइड करना होता है बिगिनिंग कैपिटल्स के ऊपर, तो सिंपली हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं सवाल को अपने। ओके, इसके बाद फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, और इसमें मैंने तमाम चीज़ें लिख ली हैं। उसके बाद मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे 30,000। कुछ केसेस के अंदर आप यहाँ पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सब लिखा हुआ भी देखेंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। 30,000 मैंने डेबिट साइड पे लिख लिया है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट को हम डाल रहे हैं करंट अकाउंट्स के अंदर। तो हमने कैपिटल्स को बढ़ा देना है। वाई का करंट अकाउंट हमारा हो गया 16,957 और इसी तरीके से एम का करंट अकाउंट हमारा हो जाएगा 13,043। ये हमने कर दी टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद हमें केस 2 सॉल्व करना था। केस 2 सॉल्व करने के लिए हमने लिखा यहाँ पे इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एंडिंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को हमने यहाँ पे फॉलो करना है। इससे पहले केस 1 में हमने बिगिनिंग कैपिटल देखा था, अब हम यहाँ पे एंडिंग कैपिटल देखेंगे। बिगिनिंग कैपिटल हमारा था 1,30,000 और इसके साथ साथ हमें एम का कैपिटल दिया हुआ था 1 लाख और दोनों को अगर प्लस कर लें तो बनते हैं 2,30,000। इसके बाद साल के दौरान हमने देखा था कि वाई ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी और वो इन्वेस्टमेंट थी 10,000 रुपीज़ की, वो इन्वेस्टमेंट हम ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से एम ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो थी 20,000 की, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इन दोनों की इन्वेस्टमेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए बिगिनिंग कैपिटल के साथ तो वाई का बन जाएगा कैपिटल 1,40,000 का और एम का बन जाएगा कैपिटल 1,20,000 का। ये दोनों के एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल बने। इसके बाद आप देख रहे होंगे एम और वाई के कैपिटल में विड्रॉल का टर्म भी मेंशन थी, यानी कि उन्होंने कुछ ड्राइंग भी की थी। तो वाई ने ड्राइंग की थी 20,000 की जबकि एम ने विड्रॉ किया था अमाउंट 40,000 का। तो इन दोनों की ड्राइंग को हम इनके कैपिटल्स में से माइनस कर देंगे तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी एंडिंग कैपिटल। और 1,40,000 में से जब 20,000 माइनस करें तो 1,20,000 एंडिंग कैपिटल बना वाई का और एम का एंडिंग कैपिटल बना 1,20,000 माइनस 40,000 80,000 के इक्विवेलेंट। इन दोनों को अगर आपस में प्लस कर लें तो टोटल एंडिंग कैपिटल वाई और एम का बनता है 2 लाख। इसके बाद हमने क्योंकि इनको डिवाइड करना है इनके एंडिंग कैपिटल के रेशो में, कि रेशो ले लेंगे हम दोनों का। ठीक है, कैसे लेंगे कि आपने 1,20,000 को डिवाइड कर देना है 2 लाख से। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 60%। इसी तरीके से 80,000 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 लाख से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इसका भी परसेंटेज में आंसर आ जाएगा और ये कहलाएगा 40%। इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो टोटल 60-40 बनता है 100%। यहाँ तक तो हमने इसके रेशोज़ मालूम कर लिए। अब इसके बाद हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं। नेट इनकम जो थी वो हमारी थी 30,000 रुपीज़, ये हमें सवाल में मेंशन थी, हमने 30,000 रुपीज़ रख लिए। अब हम 30,000 रुपीज़ का 60% देंगे वाई को और 40% देंगे एम को। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा आपके पास 18,000। सेम इसी तरीके से 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा 12,000। इन दोनों को अगर प्लस कर लें तो बनता है 30,000, यानी कि हमने 30,000 दोनों में तकसीम कर दिए, इसलिए माइनस कर दिया। और इस तरह से हम लास्ट में देख लेंगे कि दोनों ने कितना, इनका जो प्रॉफिट लेके गए वो कितना लेके गए। क्योंकि इसके अंदर और कोई सैलरीज वगैरह मौजूद थी नहीं, इसलिए सिर्फ 18,000 जो है वो वाई को मिले और इसी तरीके से एम के हिस्से में जो आए वो आए 12,000। और इस तरह से हमारे पास जो क्लेम करेंगे वाई और एम वो 18,000 रुपीज़ का वाई के पास जाएगा और एम जो है वो 12,000 रुपीज़ एज अ इनकम लेके जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस कर लें तो वापस हमारा अमाउंट बन जाता है 30,000 और 30,000 में से अगर 30,000 माइनस कर दें तो निल हो जाता है। इसका मतलब हमने यहाँ पे एंट्रीज़ बिल्कुल सही की।
इसी की फिर हम जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे और सेम वही काम करेंगे जो इससे पहले किया था। हम पर्टिकुलर्स में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मद में आ रहे थे 30,000 रुपीज़, जबकि हम वाई का कैपिटल इंक्रीज़ कर रहे हैं वाइज कैपिटल अकाउंट 18,000 से, और इसी तरीके से हम एम का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ करेंगे 12,000 रुपीज़ से। इससे पहले वाले केस के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे हमने यूज़ किया था टर्म वाइज करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया गया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ करना है। इस वजह से हमने यहाँ पे वाइज कैपिटल अकाउंट टर्म यूज़ करी और एम्स कैपिटल अकाउंट टर्म यूज़ करी। जब भी हमारे पास किसी भी किस्म का कोई मेथड मेंशन नहीं होता तो हम फिक्स कैपिटल मेथड पे चले जाते हैं, और वहाँ पे हम वाइज करंट अकाउंट यूज़ कर रहे थे और एम्स करंट अकाउंट यूज़ कर रहे थे। अब हम केस नंबर 3 सॉल्व करेंगे। केस नंबर 3 के अंदर कहा गया है 6% प्रॉफिट ऑन एंडिंग कैपिटल, सैलरीज टू वाई ₹18,000 एंड एम ₹15,000। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइड वाई 40% एंड एम 60%, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6% प्रॉफिट देना है हमें एंडिंग कैपिटल के ऊपर दोनों पार्टनर्स को। इसके साथ साथ सैलरीज दी जा रही हैं, वाई को दी जा रही है 18,000 रुपये और एम को दी जा रही है 15,000 रुपये। इसके बाद मज़ीद कहा गया कि अगर बैलेंस में प्रॉफिट या फिर लॉस बच जाता है अगर, तो वाई को हम देंगे 40% और एम को हम देंगे 60%। प्रॉफिट होगा तो 40% वाई का इंक्रीज़ हो जाएगा, एम का 60% इंक्रीज़ हो जाएगा। लॉस होगा अगर तो फिर हमें वाई में से 40% जो है लेस कर देना होगा। इसी तरीके से एम के कैपिटल में से भी हम 60% को लेस कर देंगे। और यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है वो आपने यहाँ पे फॉलो करना है। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट ले लिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। नेट इनकम हमारे पास हुई थी 30,000 रुपीज़ की। 30,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, और इसके बाद फिर हमें 6% देना था एंडिंग कैपिटल के ऊपर। इससे पहले हमने एंडिंग कैपिटल निकाला था और मिस्टर वाई का आया था 1,20,000 का और मिस्टर एम का आया था 80,000 का। तो अगर हम 1,20,000 का निकाल लेते हैं 6%, तो वो बनता है हमारा 7,200। और सेम इसी तरीके से हमारे पास एंडिंग कैपिटल मिस्टर एम का दिया हुआ था 80,000 का। तो अगर 80,000 का हम निकाल लेते हैं 6%, तो वो हमारे पास अमाउंट आती है 4,800 रुपये। ये दोनों मैंने लिख लिए 6% इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पे इसके बाद हमें सैलरीज देनी थी। सैलरी देनी थी वाई को 18,000 रुपये की। इसमें पर मंथ नहीं लिखा हुआ, इसलिए एज इट इज़ मैंने यहाँ पे 18,000 लिख दिया है। और इसके बाद एम को देनी थी 15,000, वो भी मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। और इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस कर लेते हैं, यानी कि 7,200 और 18,000, तो इन दोनों का टोटल बनता है 25,200 रुपये। इसी तरीके से अगर हम 4,800 और 15,000 को प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों का टोटल बनता है 19,800। और इन दोनों को अगर आपस में हम जो दोनों को इंटरेस्ट और सैलरीज देने के बाद जो टोटल अमाउंट हमारे पास से चला गया है, यानी कि 25,200 और 19,800 को अगर प्लस कर लें, तो वो बनता है अमाउंट 45,000 का। ये अमाउंट हमने लेस करना है अपनी नेट इनकम में से। अब आप देख रहे हैं कि 30,000 इनकम हुई थी, जिसमें से हमने खर्चे कर डाले हैं 45,000 के, यानी कि ये हमारा कहाँ चला गया फिगर? लॉस में चला गया। अब वो लॉस में कैसे चला गया? जब आप माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 30,000 माइनस 45,000 माइनस में आ जाएगा आंसर। इस चीज़ को हम कहेंगे रिमेनिंग नेट लॉस। कितने का हुआ लॉस? 15,000 रुपये का लॉस हुआ। ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इस लॉस को। 40% वाई को देना है, जबकि 60% एम को देना है। ये केस 3 के अंदर हमें मेंशन था, ठीक है। 15,000 का 40% मालूम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपीज़, जबकि 15,000 का 60% मालूम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,000 रुपीज़। इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो वापस बन जाता है 15,000। तो हमारा चेक हो गया कि हमने सही डिस्ट्रीब्यूशन करी है। अब इसमें अगर देखना चाहें कि वाई क्या क्लेम कर रहा है, तो 25,200 रुपये प्लस का फिगर था, जिसमें से 6,000 माइनस करे तो खाली वो अपने साथ 19,200 रुपये लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस हो चुका है। इसके बाद अगर एम की बात की जाए तो एम 19,800 लेके जा रहा था, जिसमें से 9,000 उसने लॉस के भर दिए। टोटल वो जो अमाउंट लेके जाएगा वो बनेंगे इसके 10,800 रुपये। अब देखिए इसमें चेक करना कि हमने सही किया है या नहीं किया है। तो आपने सिंपली 19,200 को प्लस कर देना है 10,800 के साथ, तो आंसर हमारा वापस नेट इनकम वाला आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने निल लिख दिया क्योंकि 15,000 कैंसिल हो गए, निल हो गया। इसकी फिर लास्ट में हम जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे और इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था हमारा 30,000 रुपीज़ का। 30,000 रुपीज़ में से अगर हम वाई की बात करें
तो Y का कैपिटल हमारा बना था 19,200 का, जबकि M का कैपिटल हमारा बना था 10,800 रुपये का। तो ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने बात करी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और जिसके अंदर हमने देखे मुख्तलिफ 3 केसेस कि अगर हमें एंडिंग कैपिटल पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बिगनिंग कैपिटल पे हमें फाइंड आउट करना हो, अगर अपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को देखना हो, डिस्ट्रीब्यूट करनी हो इनकम तो कैसे करेंगे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में और फिक्स कैपिटल मेथड में किस तरह से हम एंट्रीज़ को पास करते हैं। एक चीज़ जो और इसके अंदर देखी हमने, वो देखी हमने लॉस, ठीक है, रिमेनिंग नेट लॉस की हमने बात करी कि जब लॉस हो जाता है तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये तमाम तर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके पेपर के अंदर आ सकती हैं। लॉस को कैसे करना है, परसेंटेज कैसे मालूम करनी है, ये सब चीज़ें आपने बहुत ध्यान से समझ के करनी है ताकि आपको पेपर के अंदर किसी भी किस्म का कोई सवाल आ जाए तो आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।